स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो और हमेशा मुस्कुराते रहना है, ठीक है। टेंशन थोड़ा सा भी लेना नहीं है। जिनका एग्ज़ाम 7 को भी है और जिनका एग्ज़ाम 28 को भी है, क्योंकि जब आप लोग 5 महीना से कुछ नहीं किए होंगे तो ये 10 से 15 दिन का फासला में क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले जिसका एग्ज़ाम है उसे घबराना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, अगर पहला 10 से 20 क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन लेना ही नहीं है। पहला अगर 10 से 20 क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप लगाते जाइए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको फिर वहाँ से बनना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इजी क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन आ जाता है तो अब तो मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार जो है बिहार पुलिस 9th-10th के सिलेबस पे है, जो कि हम बताए थे भी। और ये 20 सेट लगाया भी जा रहा है उसी सिलेबस के आधार पर। 20 सेट में जो है हम लोग 17 सेट जो है कल लगा चुके थे और आज जो है 17 सेट का डिस्कशन है, ठीक है। सेट नंबर 17 का डिस्कशन है, जिसमें 20 सेट में 2000 क्वेश्चन हो जाता है। फुल प्रैक्टिस सेट है और लगभग 2000 क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन के ऐड करने पर जो है 3000 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आप लोग टेंशन फ्री रहिए और सिलेबस यही रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, जैसे इसका साइंस थोड़ा हट कर है। 9th-10th का साइंस आप लोग अगर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो वहाँ बना पाइएगा, और नहीं तो अथवा नहीं बना पाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 9th-10th यहाँ सब चोरी करके पास होता है। और इंग्लिश जो है बिहार बोर्ड में कोई मान्यता ही नहीं है। फेल हो जाओ कोई बात नहीं, अरे इसको छोड़ो, हिंदी पढ़ो, हिंदी संस्कृत पढ़ो, गर्दा नंबर उठाएंगे। बाकी इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए थोड़ा बहुत जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसको थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, सभी जो है क्वेश्चन इजी रहेगा। आप लोग ऐसे भी ग्रामर पढ़े होंगे, जैसे रहेगा एक्टिव से पैसिव, नरेशन, यही सब रहेगा क्वेश्चन। घबराने की कोई बात नहीं। आइए बिना देर किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और कम समय में हम लोग जो है पूरा सेट डिस्कशन करेंगे। और ऐसा हम बार बार बोलते हैं कि आप पुराने चीज़ों को रिवाइज कीजिए। जितने भी 5 से 6 महीना में पढ़े थे, कोई बुक पढ़े तो उसी को रिवाइज कीजिए, या किसी टीचर से पढ़े हैं तो उसका नोट्स रिवाइज कीजिए, ठीक है। आज जो है मैराथन नहीं देखना। मैराथन 6-6 घंटा अगर देखने के बाद जो है आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पुरानी चीज़ों को जो पढ़े होंगे वही रिवाइज कीजिएगा तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। आइए क्वेश्चन नंबर 1, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित है। तो इलाहाबाद खंडपीठ क्या होता है? खंडपीठ जो है मतलब न्यायालय का जो है एक पीठ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ भी है और इसका एक पीठ भी स्थापित कर दिए। जनसंख्या जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है और थोड़ा सा दूर में है, अगर उच्च न्यायालय दूर है और ज़्यादा पॉपुलेशन है तो एक खंडपीठ जो है स्थापित किया जाता है। तो कहाँ है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक पीठ? तो ये लखनऊ में स्थापित है, ठीक है। बताइएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा आपको फास्ट लगेगा तो आप यूट्यूब पे जाके स्लो कर लीजिएगा, और जिन्हें स्लो लगेगा वो यूट्यूब पे जाके फास्ट कर लीजिएगा। ऐसा ऑप्शन यूट्यूब पे दिया गया है, ठीक है। आइए खंडपीठ कहाँ है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1866 में। इसे भी ध्यान रखना है। और बताइएगा जैसे और इसके अलावा और उच्च न्यायालय का खंडपीठ है, जैसे पोर्ट ब्लेयर का उच्च न्यायालय कौन सा है? जैसे पोर्ट ब्लेयर खंडपीठ है लेकिन उच्च न्यायालय कलकत्ता है। बम्बई उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ कहाँ है? तो नागपुर में है, पणजी में और औरंगाबाद में। इसे भी ध्यान रखना है। मद्रास का खंडपीठ मदुरई में है, और गुवाहाटी का जो है खंडपीठ कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, ठीक है। गुवाहाटी का ये इंपॉर्टेंट है, पूर्वी भारत ये इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी का जो है आप लोग ध्यान रखिएगा खंडपीठ कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, ठीक है। और मध्य प्रदेश का ग्वालियर, इंदौर, ठीक है। जहाँ दूरी होता है और जनसंख्या ज़्यादा होता है इसलिए खंडपीठ स्थापित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यकता योग्यता कितनी है? महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो इन्हें जो है महान्यायवादी के नियुक्त होने के लिए जो है आवश्यक योग्यता जो है महान्यायवादी के कार्यकाल के संविधान द्वारा निश्चित किया गया है। इसके लिए जो है आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले रह चुके हैं, तब आप जो है महान्यायवादी के रूप में नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान में कौन सा है? डी वाई चंद्रचूड़ 50वां, ये पहले भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, ठीक है।
तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले रह चुके हैं, तब जो आप भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है महान्यायवादी की चर्चा? तो अनुच्छेद 76 में। ठीक है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 1989 होगा। ठीक है, और 1988 द्वारा मतदान की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। आप एक चीज़ देखिएगा, कोई भी एग्जामिनर जो होगा एनसीईआरटी के थ्रू जांचेगा। ऐसा नहीं कि कोई बुक में जो भी दिया हुआ हो वो जो है एनसीईआरटी के थ्रू जांचेगा। जो एनसीईआरटी में रहेगा वही आंसर सिद्ध होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी के थ्रू चलिएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो भारत का। ठीक है, तो भारत में जो देश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये कौन सा संविधान संशोधन? तो 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 3 का राइट आंसर बी होगा। इसमें जो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और बताइएगा 63वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है क्या किया गया? तो 59वां संविधान संशोधन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और ये इम्पोर्टेंट है, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, तो कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में किसके अंतर्गत की जाती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के द्वारा जो है भारतीय और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद आप लोग को याद कर लेना है, और जितने भी वीवीआई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको पढ़ के जाना है एक बार। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की बैठक का प्रावधान है? तो ये सभी को पता है, अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में जो है दोनों संसद सदनों की संयुक्त का बैठक की प्रावधान है। ठीक है, और ये सर जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऐसा ना कि राष्ट्रपति ही करेंगे अध्यक्षता, लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर 5 का ए हो जाएगा। अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो 40 वर्ष। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ देने के बाद बच्चा गलत कर देता है। तो कितनी आयु निर्धारित की गई है? 40 वर्ष। ठीक है, 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को जो है अटल पेंशन योजना चलाया गया है। ठीक है, अटल पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई? तो 9 मई 2015 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, पैन में अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिससे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो पेन में मतलब कितने अंक होते हैं? पैन कार्ड जो होता है, जिस तरह आधार कार्ड होता है उसी तरह पैन कार्ड होता है, और पैन कार्ड होता है। और जीएसटी, इससे पहले जीएसटी नंबर पूछा गया था अगला सेट में, इस बार जो है पैन कार्ड का पूरा अंक पूछ रहा है। तो कुल 10 अंक होता है। ठीक है, पैन कार्ड में कुल कितना अंक होता है? 10 अंक होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और पेन का पहले फुल फॉर्म जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो पेन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, अस्थायी खाता संख्या, इसे भी ध्यान रखना है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, आधार में 12 नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में कौन सा बजट एक प्रकार नहीं है? तो अधिशेष तो बजट है, घाटा संतुलित ये भी आरक्षित नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा, ये जो है बजट का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में कौन सा था? तो ये एक्सिस बैंक होगा। राइट आंसर ए, ये आधार आधारित लेन देन की आइरिस आइडेंटिफिकेशन पेशकश करने वाले पहला बैंक एक्सिस बैंक है। ठीक है, अब बताइए भारत में स्थापित पहला बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद पहला पूर्ण भारतीय बैंक तो ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को आया था, और इसमें जो है एक भी भारतीय सदस्य न रहने के कारण जो है साइमन गो बैक का नारे लगाया गया, और इसी घटना में जो है लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। और इसी में जो है लाला लाजपत राय एक स्टेटमेंट दिए थे,
मेरे सर के ऊपर लाठी का प्रहार एक कील के ताबूत के समान होगा, ऐसा स्टेटमेंट भी दिए थे, ठीक है। और इसी दौरान जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 से लेकर लगभग 1848 के बीच चला था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये आंदोलन किस लिए? तो श्रम वर्ग के मजदूरों ने मिलकर किया था, ठीक है। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और आप लोग को टेंशन फ्री रहना है। लगभग 60 आप मान के चलिए, ठीक है। 60, सभी लोग 70 बोल रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो 60 ही जाएगा कट ऑफ, और जो कि आप लोग ला सकते हैं। 60 बहुत बड़ा भारी बात नहीं है, और प्लस में इसमें निगेटिव पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन बहमन शाह किए थे, ठीक है। तो कौन किए थे? अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। हसन बहमन शाह द्वारा जो है लगभग ये 347 ईस्वी में किया गया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है 347 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। बहमन साम्राज्य की पहली राजधानी जो था गुलबर्गा था। गुलबर्गा के स्थान पे अगर आसान बात भी आ जाता है तो आप लोग उसे लगा दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि गुलबर्गा नहीं रहा तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, तो इसलिए हम बता देते हैं आसानाबाद, ठीक है। और इसके बाद जो है राजधानी अहमद शाह ने प्रथम बीदर को बनाया था, ठीक है। तो बहमन साम्राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में किस लड़ाई के साथ हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से 69 के बीच, ठीक है। और किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ? तो 1780 से 84 के बीच, और मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1799 में, और यहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है इसका एक ट्रिक पहले देखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय 80 से 84, और तृतीय जो है 90 से 92, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इसका ट्रिक किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो महामंगल श्री पहले जो है महा से हो जाएगा मद्रास, मंगल से हो जाएगा मंगलौर की संधि, और श्री से हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। बोर्ड रहता है हम पूरा डिफिनेशन पूरा जो डिटेल्स बताते हैं, और प्लस में जो है अभी थोड़ा सा टाइम भी आपके पास भी कम है और मेरे पास भी, इसलिए हम लोग फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने वाले श्रृंखला के तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ से कौन सा रखना है? तर्क शक्ति है, तो आप लोग को यहाँ कौन सा स्थान रखना है जो पूरी हो जाएगी, ठीक है। और स्मॉल कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा रखेंगे हम लोग? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सी जो है, सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखेंगे। और ये जो है दिशा मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप लोग को ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। रमन एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, एक बिंदु लेंगे और चलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। तो आपको दिशा मालूम है, उत्तर की ओर 200 मीटर चल जाएंगे। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं और दाएं में देखिए, एक बार ध्यान रखिएगा, जब आप दिशा रखिएगा तो उधर मुँह करके खड़ी हो जाइएगा, और जिस हाथ से हम खाते हैं, दही खाते हैं, उसे दाहिना हाथ कहते हैं, और इसके अलावा ये जो है बायां हाथ हो गया, ठीक है। तो उसी तरह आपको चलना है। फिर जो है चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, उसी तरह हमको घूमते जाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा 600 मीटर, ठीक है। बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, तो यहाँ जैसे देखिए 15 × 75 और उसके बाद 15 × 6 = 90, ठीक है। उसी तरह जो है 18 × 5 = 90 और 18 × 6 टोटल से, उसी तरह जो है 21 × 5 = 105, और उसके बाद जो है 21 जोड़ देंगे, मतलब 21 शक कर रहा है। तो अगर आपको 21 का नहीं याद है तो आप जो है उसे 105 में 21 जोड़ देंगे, ठीक है। अगर 21 का याद है तो अच्छी बात है। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा 126। 21 शक 126 होता है। तो आप लोग को अगर याद है तो भी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। जिसका जो अगर मैथ रीजनिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है तो आप जो है किसी तरह, इसमें बहुत ईजी रहता है, हल्का फुल्का करके जो है बना लीजिएगा, ठीक है।
सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एलिजेंट, ठीक है, इसका जो है अर्थ क्या होगा? तो इसका जो है एलिजेंट का जो है अर्थ एडजेक्टिव होता है शानदार, ठीक है। तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा ग्रेसफुल हो जाएगा, ठीक है। ग्रेसफुल का अर्थ होता है आकर्षण या सुंदर, ठीक है। तो शानदार का सिनोनिम आकर्षण या सुंदर हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है ग्रेसफुल हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू गेट कोल्ड फीट, ठीक है। तो इसका अर्थ जो है क्या हो जाएगा? भयभीत होना। टू गेट कोल्ड फीट का जो अर्थ होता है भयभीत होना, इसका हो जाएगा टू बी अफर्ड, ठीक है। टू बी अफर्ड, राइट आंसर सी हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट इडियम, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे यहाँ बोल रहा आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट इन द रेन इट्स। तो यहाँ पे जो है डेस स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे जो डेस स्थान पे आ जाएगा रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और हम लोग बिहारी हैं तो पता ही है, बहुत आप लोग CBSE से तो पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन CBSE से बहुत कम बच्चा आता है। और CBSE का बच्चा आज के डेट में मतलब जो है अच्छे तरीके से सब दिन CBSE से पढ़ा, वही सक्सेस है। बाकी सब लोग बस डिस डेट मारने में कोई बात नहीं। हम लोग बिहार बोर्ड से हैं और हमें जो है आगे बढ़ना है, बिहार बोर्ड के बच्चे को आगे ले जाना है। सरकारी स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाया जा रहा है, वही चीज़ जो है फिर बाद में हम लोग को कंपटीशन में पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप लोग जहाँ तक हो सके बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजें। और यहाँ का टीचर जो है बहुत सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाता है, जिसके पास गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा है और वो अपनी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन आप लोग के पास पैसा ज़्यादा है और सरकार के पास भी पैसा ज़्यादा है कि जो बहुत सारे सरकारी टीचर को मतलब पैसा ऐसे ही दे रहे हैं, ठीक है। द फूड वाज टू साल्टी ईट दिस मॉर्निंग। सरकार तो अच्छे के लिए कर रहा है, लेकिन बट आप लोग को सोचना होगा, ठीक है। तो इसका जो है बोल रहा है द फूड वाज टू साल्टी ईट दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ जो बोल रहा है टू जो है एक एडजेक्टिव प्लस मतलब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब वन सही स्ट्रक्चर है, इसलिए ईट के स्थान पर जो है टू ईट होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर जो है टू ईट होगा 20, ठीक है। 20 नंबर का राइट आंसर सी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिजाइन। डिजाइन का अर्थ होता है डिजाइन, ठीक है। इसे हम लोग डिजाइन या खाका कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा फैब्रिकेट हो जाएगा, बुनना, ठीक है। राइट आंसर बी। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अ थिंग विच हैप्पीनेस एवरी 2 years, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है आई थिंक विच हैप्पीनेस एवरी 2 years। तो इसे जो है वाइनिकल मतलब होता है टू, जो है हैप्पीनेस 2 years का जो अर्थ होता है, इसे इसके स्थान पर वाइनिकल यूज कर देंगे तो द्विवार्षिकी हो जाएगा, ठीक है। 22 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज, ठीक है। यहाँ फ्रेज बोल रहा है तो अ पोएम ऑफ इमिनेशन ऑन द दैट समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, ठीक है। तो ये जो है इसका एलेजी हो जाएगा, शोक गीत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट एंटोनिम पूछ रहा है, तो हीज अमेजिंग परफॉर्मेंस मेड इन फेमस, ठीक है। तो अमेजिंग का होता है एडजेक्टिव आश्चर्यजनक, इसका ऑर्डिनरी साधारण जो हो जाएगा इनफ्रिसेंट पुअर, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर जो बी हो जाएगा, ऑर्डिनरी। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विदुषी होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? राइट आंसर डी, विदुषी। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द जो है उज्ज्वल होगा, ठीक है। उज्ज्वल आप लोग पहले लिखिएगा पेज पे, कैसे लिखाया जाता है, जैसे उज्ज्वल योजना, ये सब बहुत कुछ वहाँ कहीं से भी आपको सीखने को मिलता है। सच बात है कि अगर आप कहीं से भी कुछ मिल सकता है। जैसे 1 नंबर हमें बिहार पुलिस में मिल गया उज्ज्वल, तो ये जैसे पर कहीं गैस लाने जाते होंगे तो देखते होंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, तो वहाँ भी देखिए, गौर कीजिए, कहीं भी जाते हैं तो आप लोग जो है कुछ सीखिए। तो उज्ज्वल जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। आधा जो और आधा जो वो लो, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय गांव, पहले देखिए इसको पढ़ने का क्या तरीका है, जो ABCD में दिया रहेगा उसे पहले भारतीय गांव पढ़नी है, उसके बाद लो पर चल जाएंगे। भारतीय गांव और राज्य सरकार रो पर फिर चल जाएंगे सुधार के लिए,
और यो पर चले जाएंगे, अभी भारत सरकार को, ये बैठ ही नहीं रहा। सेंटेंस जहाँ बैठेगा हमें खट सा वो टिक लगा देना है। भारतीय गांव, फिर रो पे जाएंगे, जैसे ए देख लेंगे उसके बाद बी देख लेते हैं। भारतीय गांव सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। ये सुटेबल बैठ रहा है, तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ बोल रहा है पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं होगा? नभ। नभ जो है पर्वत का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी पर्वत का सभी जो है पर्यायवाची शब्द, जैसे पहाड़ हो गया, भूधर हो गया, और नग हो गया, शैल हो गया, अचल हो गया, ये सब जो है पर्वत का पर्यायवाची। और नभ जो है किसका पर्यायवाची है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो निपुण, निपुण शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो निपुण शब्द का होगा चालाक होगा, चतुर होगा, चालबाज होगा, होशियार हो जाएगा, अभ्यज्ञ हो जाएगा। ये सभी जो है निपुण शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है समानार्थी शब्द है, सॉरी पर्यायवाची शब्द। तो जैसे नभ का आकाश, ठीक है। जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? तो जुगुप्सा का अस्थाई भाव जो है ये किस रस से संबंधित है? तो ये जो है विभत्स रस से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। जब किसी दृश्य को देखकर मन में जुगुप्सा या घृणा की भाव परिवक्ता पाई जाए तो वह जो है विभत्स रस होता है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। तिमिर का विपरीतक शब्द बताइए। तो ये जो है इससे पहले ये सेट में आ चुका है, रिवाइज हुआ है इसका पहले भी ये सेट में आ चुका है। तो तिमिर का विपरीतक शब्द आलोक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को वहाँ देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा कट गया है PDF। इनमें किस विद्वान में अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? तो जो है किनके लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो है चंद्र शर्मा गुलेरी के लिए जो है पुरानी किस अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सरल देखिए मार्ग पर चलते हुए एक ट्रक की चाल 1 मिनट के समय के अंतराल में समान रूप से बढ़ते हुए 30 मीटर प्रति सेकेंड से 60 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो ट्रक में जो है उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो इसमें त्वरण, तो इसका उत्पन्न त्वरण जो हो जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, 9th-10th का सब रहेगा साइंस, आप लोग यहाँ से महसूस कर रहे होंगे और इससे पता भी चल रहा होगा, ठीक है। एक समान वित्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का किसी भी क्षण इसके वेग के सदिश एवं त्वरण सदिश होते हैं, तो इसके जो है एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, ठीक है। जब एक समान वित्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का किसी भी क्षण इसके वेग सदिश एवं त्वरण सदिश होते हैं, तो इस जो है एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। राइट आंसर सी। पृथक रूप से तृतीय निकाय के साथ तापीय संतुलन में दोनों निकाय एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में होते हैं, तो उपरोक्त में कथन किस नियम का है? ये जो है उपरोक्त में कथन किस नियम का है? उष्मीय गति का प्रथम नियम, या द्वितीय नियम, या तृतीय नियम, या उष्मीय गति का शून्य कोटि नियम? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उष्मीय गति का शून्य कोटि नियम, ठीक है। नियत दाव के लिए बल और वेग के बीच ग्राफ निम्न में से है, ठीक है। ग्राफ को आप लोग को ध्यानपूर्वक समझना होगा, ठीक है। तो नियत दाव पर बल और वेग के बीच कौन सा ग्राफ होगा? तो जो है दाव बराबर होता है बल गुने वेग और बराबर नियत, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें ग्राफ? तो 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु का भार कहीं शून्य नहीं होगा। किसी वस्तु का भार कहाँ शून्य नहीं होगा? यहाँ बोल रहा है कहाँ शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो घर्षण रहित तल पर जो है वस्तु का भार शून्य नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बस किसी वस्तु का भार कहाँ शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी वस्तु को एक ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात इसमें वस्तु में क्या होगा? तो इसमें वस्तु में जो क्या होगा, तो आधा स्थितिज ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है। क्योंकि जो एक वस्तु को एक ऊंचाई से मतलब
एक से ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या होगा, तो आधी स्थितिज ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, 39 का जो है राइट आंसर सी होगा। ठीक है, 40 प्रकिरणित प्रकाश रंग प्रकिरणित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है और अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो ये जो है किस प्रकार के अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस प्रकार का प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, तो ये जो हो जाएगा नीले प्रकाश। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, नीले प्रकाश का। और यहाँ आपको क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको यहाँ क्वेश्चन हार्ड लगता है तो आप यहाँ छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कहाँ छोड़ के जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बन रहा है तो एग्ज़ाम हॉल में भी वहाँ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और जो यहाँ नहीं बन रहा है वहाँ भी आप लोग, अगर वही क्वेश्चन आ गया तो वहाँ भी आपसे नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना होगा, तो लगभग 25 से 30 मिनट जो टाइम देना होगा। ठीक है, कोहरा निम्न किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र का उदाहरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत बार सेट में आता है। तो कोहरा जो है कोलाइडी तंत्र है। ठीक है, और ये जो है किस प्रकार का एक उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा गैस में जो है परिक्षिप्त द्रव। ठीक है, गैस में परिक्षिप्त द्रव हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कोहरा जो है एरोसोल कोलाइड है। ठीक है, कोहरा जो है एरोसोल कोलाइड है। ठीक है, और धुआं भी जो है एरोसोल कोलाइड है, इसे भी ध्यान रखना है। लेकिन रक्त जो है सोल कोलाइड है। ठीक है, कोहरा और धुआं एरोसोल कोलाइड है और रक्त क्या है, तो रक्त सोल कोलाइड है। ठीक है, नेक्स्ट इसका राइट आंसर बी होगा, गैस में परिक्षिप्त द्रव। और ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। ठीक है, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में। देखिए बहुत सारा बच्चा जो है ये गलत कर देते हैं, जिसका हम एक ट्रिक बता देते हैं। जिस तरह जो है गो में हर्षुकर है उसी तरह सो में हर्षुकर है। तो सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। ठीक है, 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सुरकोटदा जो है पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य में स्थित है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, सुरकोटदा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल भी होगा। ठीक है, और ये जो कुछ गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक इस या जो है इससे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है, बताइएगा स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे भी आप लोग को पता होगा और ये सही कर दीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर बी होगा, गुजरात। जो है स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक जो हड़प्पा सभ्यता का स्थान कहाँ से मिले, गुजरात से। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी, तो ये सभी को पता है कौन किए थे। 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है कानपुर के निकट उन्नाव में मूकर नामक स्थान पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, किस स्थान पर, कानपुर के निकट उन्नाव में मूकर नामक स्थान पर। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से इस्तीफा कौन दे दिए थे, ये जो है सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद जो है 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की घोषणा किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कब हुआ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को कटक, जो कि कटक उड़ीसा में पड़ता है। सालार जंग, यहाँ ये हो गया। ठीक है, सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है, तो सालार जंग संग्रहालय जो है ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, सालार जंग संग्रहालय जो है किस स्थान पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। और सालारगंज संग्रहालय की स्थापना 1951 में हुई थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताइएगा एक क्वेश्चन, हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग बताइएगा, मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और 4 मीनार जो है ये कहाँ स्थित है, ये भी हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम बता दी। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई, ये जो है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1966 में हुई थी। ठीक है, इसे ध्यान रखना होगा। 19 दिसंबर 1966 में जो है एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की मुख्यालय कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, और इसमें जो है कितना सदस्यों जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के समय कुल कितना सदस्य थे, तो 31 सदस्य थे। और वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो 68 सदस्य हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना है।
भारत एशियाई जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है या नहीं? तो भारत एशियाई डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो है अरुण कुमार मिश्रा है, और प्रथम जो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ठीक है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार पहले भी आ चुका है। एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, ये सही है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में लड़ सकता है। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, या 3 से अधिक नहीं लड़ सकता। तो मतलब जो है एक ही व्यक्ति जो है 2 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ना कि 2 से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो है 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। विधि का शासन कहाँ से लाया गया? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और राष्ट्रपति के विचारत राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ, ये ऑस्ट्रेलिया से। आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 49 का राइट आंसर हम बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो कौन सा कथन प्रतिभारित होगा? तो ये जो है सत्तारूढ़ दल सरकार, मशीनरी दुरुपयोग, वोटर को धमकाने का अत्यधिक धन का प्रयोग, दल या गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, ये सभी हो जाएगा उपयुक्त में से। उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत देश का प्रमुख है? तो सभी को पता है भारत देश का प्रमुख कौन हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति है। ठीक है, क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का पद जो है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 52 में। ठीक है। पकानी कोका दुयो दशम उसका ट्रिक है। बहुत सारे टीचर का अलग अलग ट्रिक होता है, बहुत सारे। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये जो है 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को। ठीक है। मंदी के मामले में विस्तारवादी राजकोषीय नीति लागू की जाती है। तो मंदी में जो है कौन सी लागू की जाती है? तो यहाँ जो है करों की दरों में कमी द्वारा। ठीक है, जब मंदी हो जाएगा तो हम लोग जो है कर्ज का जो ऋण है बहुत कम कर देंगे। ठीक है, जिससे जो है बहुत सारा आदमी ऋण लेगा, बैंक से ऋण लेगा, और ऋण लेके जो है पैसा जब लेगा तो पैसा को खर्च करेगा। ठीक है, बहुत मतलब जब हम मंदी आ जाएगा तो उससे छुटकारा पाने के लिए जो है बैंक जो है अपना ऋण बहुत कम कर देता है, जिससे जो है पैसा बैंक से लिया जाता है और पैसा को मार्केट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ बोल रहा है द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा कृषि के उपकरण निर्माण। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, दिए गए व्यंजक का मान क्या है? तो यहाँ से आंसर हम बताते चलेंगे। 55 का ए होगा, 56 का बी होगा, 57 का राइट आंसर सी होगा। आप लोग धीरे धीरे बढ़िएगा, वीडियो को मतलब जो है रोक कर बना लीजिएगा सारा मैथ। ठीक है, 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 10√2 मीटर स्क्वायर। 59 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 2:7। 60 जो है 60 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 992। 61 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 12.5%। 62, ठीक है, 62 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 26 किलोमीटर प्रति घंटा। 63 निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है? तो कौन सी धातु? तो सोडियम जो है ये धातु जो है साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, तो 63 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम जो है एक अत्यंत मुलायम और चमकदार धातु भी है। ठीक है, और सोडियम को नमी में रखने पर इसकी जो है चमक नष्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, C2H2 अणु की आकृति क्या है? तो C2H2 की अणु की आकृति रैखिक होगा। ठीक है, राइट आंसर ए। धातु का परमाणु कब आयन में परिवर्तित होता है? तो धातु का जो है कब आयन में परिवर्तित होगा? यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यही हो जाएगा राइट आंसर ए। 65 का धातु का परमाणु कब आयन में परिवर्तित होता है? तो यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है।
66 परमाणुओं का संयोजन निम्न में किसके कारण होता है? तो परमाणुओं का संयोजन जो है ऊर्जा में कमी द्वारा स्थिरता प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो ये जो हो जाएगा उभयधर्मी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाली यौगिक क्या होते हैं? तो सिलिकॉन द्वारा जो है निर्मित लंबी श्रृंखला मतलब वाले यौगिक क्या होते हैं? तो अति अभिक्रियाशील होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। परवल अम्ल और परवल क्षारक उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान 7 होते हैं। नहीं, परवल अम्ल जो है उदासीन कहाँ से होंगे और परवल क्षारक उदासीन होंगे? 7 जब होगा तो ये तो सही है कि पीएच मान उदासीन का 7 होता है, लेकिन परवल अम्ल जो है कभी भी उदासीन नहीं होगा। परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो परवल अम्ल क्या हो जाएगा? तो परवल अम्ल हो जाएगा इधर हो जाएगा -1 और परवल क्षारक हो जाएगा +7। तो उनका पीएच मान और उदासीन परवल लवण के उदासीन होते हैं, क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान 7 है। परवल अम्ल और परवल अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोनों कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो विसरण कहलाएगी, ठीक है। विसरण जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगी। निम्नलिखित रोगों में कौन रोग जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं है? तो पित्त जो है, डेंगू, चिकनगुनिया ये सभी होंगे। जापानी एनसेफेलाइटिस जो है ये नहीं होंगे। 71 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है जापानी यह रोग आर्बोवायरस क्यूलेक्स नामक मच्छर से फैलता है। ये मच्छर धान के खेतों में पनपते हैं, ठीक है। जो है जापानी एनसेफेलाइटिस जो है ये आर्बोवायरस क्यूलेक्स नामक मच्छर से फैलता है और ये मच्छर धान के खेतों में पनपते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ फंस जाइएगा आप लोग। भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आप लोग ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा अगर ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो किनका सही होता है। पहले आप लोग ईमानदारी से अपने मन में आंसर दे दीजिए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे, ठीक है। सभी लोग दे दिए, अब हम आंसर बताते हैं। 2.4%। सभी जो है बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ सभी एक जैसा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा किसका किसका सही हुआ। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ठीक है। इस जो है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। 74 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी में है और शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइएगा जोग या गरसप्पा ये भी शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में। हुंडरू ये जो हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर है जो कि झारखंड में है, ठीक है। दूध सागर जो कि मांडवी नदी पर स्थित है और दूध सागर जो है गोवा में। मांडवी नदी कहाँ है? गोवा में है। धुआंधार जलप्रपात तो नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में, ठीक है। दुग्ध धारा तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, ठीक है। इसे दूध सागर और दुग्ध धारा में अंतर है, तो दुग्ध सागर जो है मांडवी नदी गोवा हो जाएगा और दुग्ध धारा जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश हो जाएगा। और कपिल धारा बोल देगा तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। ये सब ध्यान रखना होगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था हम बता दिए और थोड़ा सा हम लोग आज फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक में नहीं है? तो तापी नदी का जो है उद्गम अमरकंटक में नहीं होगा, ठीक है। 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तापी नदी का उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुरा की पहाड़ी से होती है, ठीक है। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया? तो अरब देशों के नाविकों द्वारा। मानस वन्यजीव अभयारण्य तो सभी को पता है कहाँ है मानस, तो ये असम में है, ठीक है। बताइए जिम कार्बेट उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, नंदा देवी ये और काजीरंगा ये सब उत्तराखंड में। बताइएगा सुंदरबन पश्चिम बंगाल, दुधवा उत्तर प्रदेश, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये सब उत्तर प्रदेश में। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो बिहार में है।
और यही पूछ देगा उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये बिहार में है, ठीक है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के गया में, ठीक है। और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बिहार के पश्चिम चंपारण में, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के बेगूसराय में, नकटी डैम बिहार के जमुई में, नागी डैम बिहार के जमुई में, ठीक है। ये सब जितने भी हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। और विक्रमशिला गंगोय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के नालंदा में, ठीक है। और बरेला झील, सलीम अली जुब्बा, ये सभी जो है बिहार के वैशाली जिले में, ठीक है। तो बिहार से जितने भी थे हम बता दिए, बिहार से क्वेश्चन आएगा। रबर किस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आएगा? तो रबर किस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आता है? तो ये आप लोग को पता होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो सभी को पता है बिहार में जो है सर्वाधिक जनघनत्व है। और बिहार के किस जिले में? तो शिवहर में। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार 23-24 बिहार के सकल राज्य घरेलू यानी GSDP की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 8.9%, ठीक है। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? तो ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि हम पढ़ाए भी हैं। तो 81 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। जीरो वेस्ट टू लैंड लीव सामान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और जो है हवाई अड्डा से आप लोग बताइएगा, जो है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन हवाई अड्डा, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। और ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? तो DP मनु ने, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में कौन विश्व टेबल टेनिस कंडेटर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो ये जो हो जाएगा सीजा अकुला, ठीक है। राइट आंसर डी। फिर यहाँ से देखिएगा, हम यहाँ से आंसर बताते चलते हैं। 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 100, 86 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 6, 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 में जो है 88 का राइट आंसर हो जाएगा वी, ठीक है। 89 यहाँ बोल रहा है कितने त्रिभुज दिए गए हैं, तो आप लोग गिन लीजिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, 6 त्रिभुज दिए गए हैं। 90 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 91 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 8, 92 का राइट आंसर कौन सी कवक जो है डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? तो सभी को पता है ईस्ट जो है डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है। राइट आंसर बी। नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भागों युग्मों को कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अदरक प्रकंद से, प्याज मांसलपन से, आलू क्या मूल से संबंधित है? आप लोग बताइए, आलू जो है क्या मूल से संबंधित है? तो ये जो है असुमेल हो जाएगा। और आलू जो है कंद है, ठीक है, ना कि मूल है। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सेकोरोमाइजिस सेरीबिसिस का, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ब्रेड बनाने में जो है सेक्रोमाइसिस सेरोबिसिस का, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। और आप अभी जस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पे फिर सेट 18 लिया जाएगा। आप लोग टेस्ट वहाँ लगाइए जाकर, ठीक है। टेस्ट लगाइए, कहीं भी लगाइए, लेकिन टेस्ट आप लोग लगाइए, ठीक है। इससे आपको जो है पता चलेगा कि हाँ इतना चीज़ पढ़े और इतना चीज़ आ रहा है। विटामिन के बारे में कौन सा तत्व सही है? इसका नामकरण फंक ने किया, ये सही है। ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है विटामिन। इसकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाती है, सही बात है। ये पाचन में सहायक नहीं होते, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये तत्व सही नहीं है। जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो उसे क्या कहते हैं? वह उपचयित होता है, ठीक है, जिसे केटाबोलिक कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, उपचयित होता है, ठीक है। निम्न में कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो एमाइलेज जो है ये लार एंजाइम में पाया जाता है, ठीक है। लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसकी सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो 98 जो है क्या बोल रहा है? लसिका से जो है सही कार्यों का दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। RBC को लसिका पर्व तक ले जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका मतलब जो है 8 से पाचित अवशोषित वसा को ले जाता है, ये सही हो जाएगा। और ये अतिरिक्त तरल की कोशिका बाह्य स्थान के वापस रक्त में बहा देता है। राइट आंसर इसका सी होगा। 1 और 4। निम्नलिखित में क्या महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गर्भाशय या मूत्रमार्ग या अंडाशय या डिम्बाही नालिका। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मूत्रमार्ग। ये महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा है उसे चुन लीजिए। इसमें कौन सा अपवाद होगा? मत्स्य वर्ग।
ठीक है। इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ठीक है। इनका हृदय जो है दोहरी चेम्बर होता है, मतलब ये अशुद्ध रक्त का ही इसमें प्रवाह होता है, ठीक है। मछली हो जाएगा मत्स्य पर, राइट आंसर डी। तो आज का 100 क्वेश्चन पूरा हुआ और आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है सेट लगाते रहिए और जिनका भी साथ को एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और ज़्यादा मतलब बहुत जो है क्वेश्चन ज़्यादा अगर टफ हुआ तो कट ऑफ और कमेगा, ठीक है। लेकिन मानिए यही क्वेश्चन रहेगा और सिलेबस भी दिया गया था, आप लोग सिलेबस के अनुसार पढ़े भी और हम सेट भी लगवाएं। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।